गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा आप सब लोग? चलिए, मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया अगेन इस लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लास्ट लेक्चर में जो है वो वॉइस जो सिग्नलिंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल था, इसलिए हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। चलिए, आज जो है हम उसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो टारगेट हैं उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो है ऑलरेडी हमने क्या डिस्कस कर लिया है कि एक ह्यूमन की सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो किस तरह से प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, ये ऑलरेडी देख लिया है। और दूसरी बात हमने ये भी देखा है कि दो लोगों के, दो पर्सन जो हैं, ह्यूमन बींग जो हैं, सेम स्पीसीज होने के बाद भी उनके जो डीएनए सीक्वेंस हैं वो मोस्ट ऑफ सिमिलर है, लेकिन कुछ डीएनए के सीक्वेंस में क्या था, चेंजेस था, जिसके कारण वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसलिए हमने इसको कहा क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का टारगेट था कि ह्यूमन की सेल में जितना भी जीनोम है, जितना भी डीएनए है, उसको टोटली तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसकी सीक्वेंस को पता कर लिया जाए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता था, ये हमने कहलाया। चलिए, इसके बाद हमने ये देखा कि इसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहा है, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट कहने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या लगने वाला है, टाइम लगा। क्योंकि हमने देखा है 1990 के अंदर समथिंग स्टार्ट हुआ था और 2003 के अंदर कंप्लीट हुआ था, जिसमें 13 साल समथिंग लग गए। अब जो है अब जो है इसके जो इसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इसकी कई कोर्स थी, ये ऑलरेडी जो है हम इसको देख चुके हैं। और इसमें जो डेटा है वो 3300 बुक्स का डेटा जितना होता है, वो उतना डेटा हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको स्टोर करना, रिट्राइव करना हमारे लिए प्रॉब्लम था। जिसको हमने क्या किया है, साइंस की एक नई ब्रांच जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा है, उसके अंदर उसमें बायोलॉजिकल डेटा का यूज करके, कंप्यूटर्स एप्लीकेशन का यूज करके हमने एक नई ब्रांच बनाई जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, और जिसका यूज हम डेटा को स्टोर, रिट्राइव और एनालाइज करने के लिए कहते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात दूसरी बात हमने गोल्स की बात की थी, जहां पर डीएनए के जीन्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसकी सीक्वेंस का पता करना, उस सीक्वेंस के पता करने के बाद उस डेटा को स्टोर करना, उसके बाद टूल्स का डेवलपमेंट करना, और देन टूल्स का यूटिलाइज करके क्या करना, उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या करना, अप्लाई करवाना। तो मैंने यहाँ पर बताया था, इंडस्ट्रियल लेवल के बारे में बताया था। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या करना, उसको अप्लाई करवाना, और देन उसका इथिकल, लीगल, इथिकल की बात करें, लीगल की बात करें, सोशल इश्यूज की बात करें, इनके लिए उसको क्या करना, चेक करना। ये क्या था, गोल था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। इसके अलावा हमने कौन कौन से मॉडल होते हैं ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इकोलाई, ईस्ट, राइस, एराब्डोसिस, ड्रोसोफिला और सी एलिगेंस जैसे ऑर्गेनिज्म को भी इंक्लूड किया गया। चलिए, इसके बाद हमको देखना क्या है कि मेथडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को देखेंगे तो इसके दो अप्रोच है। पहला अप्रोच क्या कहता है, पहला अप्रोच क्या है, उस पहले अप्रोच का नाम है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो है, ये दो अप्रोच है किसके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो चलिए, इसको वन बाय वन पहले हम समझते हैं। चले, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए में कुछ एक्सॉन्स होते हैं, कुछ इंट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि डीएनए जो है, डीएनए का कुछ पार्ट जो होता है प्रोटीन बनाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो डीएनए का है वो प्रोटीन नहीं बनाता है। तो एक्सप्रेस जो हम बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब केवल हम उन्हीं पार्ट की बात करेंगे जो प्रोटीन बना रहा है, इसका मतलब एक्सॉन्स की बात करते हैं। तो हमने एक एनिमल सेल लिया, उसके अंदर न्यूक्लियस देखा, ये क्या है, एक एनिमल ह्यूमन बींग की सेल है, ये उसका क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा, क्रोमोसोम देखा, और उस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है, और उस डीएनए को आइडेंटिफाई किया तो वहां पर एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन देखा। तो हमने क्या किया, इस एक्सॉन को हटा दिया, इंट्रॉन्स को हटा दिया, और हमने केवल किनको ऐड किया, किनको ऐड किया, एक्सॉन्स को, और एक्सॉन्स का डीएनए सीक्वेंसिंग कर दिया। हमने क्या किया, एक्सॉन्स जो होते हैं उनका सीक्वेंसिंग कर दिया, और उसी सीक्वेंसिंग का अरेंजमेंट पता किया कि 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन और 3 डेज डायरेक्शन से 5 डेज डायरेक्शन में क्या होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो एक्सॉन्स आर सीक्वेंस एंड एनालाइज। एक्सॉन को हम क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे, एनालाइज करेंगे, और देयर फॉर ओनली एक्सप्रेस जीन एक्सॉन आर सीक्वेंस। केवल यहां पर जो प्रोटीन बना रहा है उसी सीक्वेंस को हम क्या कर रहे हैं,
आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए दिस प्रोसेस डज नॉट गिव द कंप्लीट जीनोम, इसलिए ये पूरे जीनोम के बारे में नहीं बताता है। किसके बारे में बता रहा है बेटा? केवल ये केवल बता रहा है एक्सोन के बारे में, इंट्रोन के बारे में नहीं बता रहा है, इसलिए हमको पूरा डेटा यहां पर नहीं मिल पा रहा है। बट लीस्ट द सीक्वेंस ऑफ द एक्सप्रेस रीजन कैन बी डिटरमाइंड, केवल जो एक्सप्रेस कर रहा है उसी के बारे में पता चल रहा है, जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। इस बात की थोड़ा लिमिटेशन यहां पर थी। इसके बाद हम देखें, इन दिस अप्रोच ऑल द कोडिंग जीन्स सिलेक्टेड एंड सीक्वेंस रेफर्ड एज अ एक्सप्रेस सीक्वेंस टिक। ये आपको समझ में आ गया होगा। कोडिंग जीन्स मींस जीन्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन एमआरएनए, जिससे एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वही सीक्वेंस होगा। इंट्रोन्स जो होते हैं विच आर प्रेजेंट बिटवीन द टू एक्सोन्स आर रिमूव, और यहां से एक्सोन्स के बीच में जो इंट्रोन्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया गया ड्यूरिंग एमआरएनए सिंथेसिस। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देयरफॉर नो इंट्रोन्स आर सीक्वेंस इन दिस अप्रोच। तो आप देख रहे हैं एक्सोन है या इंट्रोन है, एक्सोन है इंट्रोन है, तो हमने इंट्रोन्स को क्या कर दिया था, इंट्रोन्स को यहां हटा दिया, केवल एक्सोन्स जो है उसकी सीक्वेंस का पता कर दिया गया डीएनए के अंदर। तो ये इसी को कहते हैं हम क्या, केवल एक्सप्रेस सीक्वेंस टिक। लेकिन दूसरा अप्रोच भी है हमारा, दूसरा अप्रोच है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है, थोड़ा हम पहले इसको कंसेप्चुअली डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के हमने डीएनए को आइसोलेट किया, क्योंकि अभी आज की कंडीशन में हमारे पास सीक्वेंस एनोटेशन इसलिए हम आइडेंटिफाई कर पाए क्योंकि हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से डीएनए को आइसोलेट कर लिया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमारे पास वेक्टर्स हैं जिसकी टोटली हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सीक्वेंस एनोटेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ह्यूमन सेल लेंगे, ह्यूमन सेल का हम डीएनए क्या करेंगे, जो जीनोमिक डीएनए कहते हैं उसको हम आइसोलेट करेंगे। तो हमने सेल से डीएनए को आइसोलेट कर लिया, तो यहां पर होगा क्या पॉइंट होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या होगा, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या कहेंगे इसको, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या कहेंगे इसको, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने के बाद, हमको डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, जो उसको क्या कर देंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास स्पेशल टाइप के कुछ वेक्टर्स हैं जिनको बेक और याक कहते हैं। ये बेक क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, याक क्या है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। यदि आप वेक्टर यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया का तो उसको बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहेंगे, और ये बेक याक जो है इसको ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहेंगे। तो आपने क्या किया कि आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट थे उन डीएनए फ्रेगमेंट में को क्या करना चाहते हैं, अब इस वेक्टर के अंदर क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा, और हमारा जो डीएनए है, जो डीएनए फ्रेगमेंट है, डिजायर डीएनए है, उसको हम क्या कर देंगे, यहां पर ऐड कर देंगे। तो ये डीएनए फ्रेगमेंट जिसको हमने वेक्टर के साथ जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, जो आप आसानी से बायोटेक्नोलॉजी में कंसेप्ट के साथ समझेंगे। चलिए इसके बाद समझते हैं कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमने इस डीएनए को क्या कर दिया, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है, वो बैक्टीरिया के अंदर चले गया है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के देगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, उस डीएनए की क्लोनिंग करके देगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, उस डीएनए की क्लोनिंग करके देगा। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई करना। वो बैक्टीरिया क्या करेगा, डिवीजन करेगा, और डिवाइड जितनी बार करेगा उतनी बार हमारे जीन का भी डिवीजन होगा, इससे नंबर ऑफ कॉपीज जो है मिल जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर ये रेड कलर वाला बताया, इसका मतलब मैंने किसकी बात की है, मैंने केवल इस पार्ट की बात की है। तो ये पार्ट क्या होते जा रहा है, ये पार्ट जो है ये क्या होते जा रहा है, ये पार्ट आप देखेंगे तो ये पार्ट केवल आपको क्या होता जा रहा है, ये दिख रहा है, इसकी कॉपी होती जा रही है। और इस तरह से हम इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स का जो हमको क्लोन मिला है, इनको क्या कहेंगे हम, इनको हम क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोन। तो इन क्लोन का हम क्या करेंगे, इस कॉपीज का क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग कर देंगे। और सीक्वेंस करने की जो मेथड है, एक सीक्वेंस करने की जो मेथड है जिसको कहते हैं सिंगर सीक्वेंस मेथड। इस सिंगर सीक्वेंस मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को क्या कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं क्या, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में हम डीएनए का आइसोलेशन करेंगे, देन उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, देन उसको हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ क्या कर देंगे, हमारा जो फ्रेगमेंट है उसको इंसर्ट कर देंगे।
तब हमारे पास आएगा एक नया डीएनए जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे, उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करवाएंगे और बैक्टीरिया क्या करेगा, उसका जीन एम्प्लीफिकेशन कर देगा, क्लोनिंग करेगा और इस क्लोनिंग किए गए डीएनए का हम सीक्वेंस कर देंगे। और सीक्वेंस करने का तरीका क्या है, एक मेथड है जो सेंगर नाम के साइंटिस्ट द्वारा डेवलप की गई थी, जिसको सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड कहते हैं, और इस मेथड के द्वारा हम क्या कर लेंगे, उसका सीक्वेंसिंग कर लेंगे। चलिए, तो सीक्वेंस एनोटेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर साइंटिस्ट जो सेंगर नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो हमारे पास जो कॉपी बन के आई थी, जो बैक्टीरिया ने उसको कॉपी बना के दिया था, इस कॉपी का जो सीक्वेंस है, इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, इनका अपना कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। कंप्यूटर में स्टोर कर दिया और कंप्यूटर में क्या किया, इन डेटा का एनालिसिस किया और इनकी स्टडी की। तो हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, ये सपोज कीजिए ये कोई सीक्वेंस है और ये कोई दूसरी सीक्वेंस है, ये कोई थर्ड सीक्वेंस है, ऐसे कैसे हमारे पास बहुत सारी सीक्वेंस हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ सीक्वेंस का पार्ट जो है किसी दूसरी सीक्वेंस के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इस सीक्वेंस का और इस सीक्वेंस का जो डीएनए का जो सीक्वेंस है वो ओवरहैंगिंग कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, और इस ओवरलैपिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो है सीक्वेंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे पास एक टोटली जो है डीएनए की सीक्वेंस, इसके बाद से हमको क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो डीएनए की सीक्वेंस है वो किस टाइप से हमको क्या करेगी, किस टाइप से हमको क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो इस टाइप से हम पूरे डीएनए को सीक्वेंस जो नोन है, जो एक्सोन है, इंट्रोन है, सबका हम पता कर सकते हैं और इस तरह से हमारे पास कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो कुल मिला के एक्सप्रेस टेक का मतलब होता है एक्सोन का स्टडी करना, जबकि यहाँ पर एक्सोन और इंट्रोन मतलब कंप्लीट जीनोम की स्टडी करना, ये क्या कहलाएगा, सीक्वेंस एनोटेशन कहलाएगा। मार्किंग करना एक तरीका होता है। चलिए, तो सीक्वेंस एनोटेशन में हमारे पास एक कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंस आ गई, जो ओवरहैंगिंग थी उसको हमने क्या किया, एक कंप्लीट तरीके से स्टडी किया। चलिए, अब क्या होगा कि हमारे पास एक्सोन था, कहीं पर इंट्रोन था, कहीं पर एक्सोन था, कहीं पर इंट्रोन था, तो इनको हमने देखा। तो यहां पर क्या हुआ कि इस तरीके से जैसे ही जीनोम इज सीक्वेंस, द डिफरेंस रीजन ऑफ द जीनोम आर एनोटेड। एनोटेड का मतलब होता है मार्किंग करना, ओवरहैंगिंग करना जो वाला था, मार्किंग कर दिया, मार्किंग कर दिया, एनोटेट कर दिया। और जीन इज कोडिंग फॉर द प्रोटीन एंड विच आर नॉन कोडिंग फॉर द प्रोटीन, दोनों को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, जोड़ दिया, और इस तरह से डीएनए की सीक्वेंस को क्या कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो डीएनए जो सीक्वेंस एनोटेशन जो सेकंड अप्रोच था, इसके कारण हमको क्या पता चला कि हमारे पास जो जीन की सीक्वेंस है, कौन कोडिंग है, कौन नॉन कोडिंग है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो हम क्रोमोसोम जो है हमारा, ये क्रोमोसोम जो है, इस क्रोमोसोम में कौन सा डीएनए, कौन सा जीन जो है वो कहाँ है। जैसे पर्टिकुलर बात करें तो इस सीक्वेंस की बात करें कि ये जो पर्टिकुलर जो हमारा पास सीक्वेंस आई है, ये क्रोमोसोम के इस पार्ट को बिलोंग करती है, इसका मतलब ये जीन जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम क्या असाइन कर सकते हैं, असाइनिंग द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, और इसी को कहते हैं जेनेटिक, इसी को कहते हैं जेनेटिक मैपिंग। और जेनेटिक मैपिंग जो है, जेनेटिक मैपिंग कर सकते हैं जिनकी लोकेशन, कौन सा फंक्शनल है, कौन सा नॉन फंक्शनल है, क्या कैरेक्टर वाला है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस एनोटेशन है। चलिए, सीक्वेंस एनोटेशन में हमने क्या किया, जीन्स का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसकी लोकेशन क्या है। तो अब डिफरेंट टाइप के जितने भी जीन्स हैं ये क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं हम क्या कहेंगे, इसको जीनोम मैपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, जीनोम मैपिंग कहेंगे। तो आपको नीट के पॉइंट ऑफ से आपको ये क्या याद रखना है, नीट के पॉइंट ऑफ से आपको क्या याद रखना है, याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा होता है, डिस्ट्रोफी होता है। और लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन्स 24 मिलियन बेस पेयर का होता है, जो जीन कोड फॉर प्रोटीन दैट प्ले रोल इन strengthening of the muscle fiber and protect from the injury। तो ये डिस्ट्रोफी जो नाम का जीन है, ये हमारी बॉडी का, ह्यूमन जीनोम का सबसे बड़ा जीन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो पोजीशन ऑफ डिफरेंट जीन्स ऑन द क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ डिफरेंट जीन्स ऑन क्रोमोसोम आफ्टर एचजीपी, ये हमने क्या कर लिया, क्रोमोसोम में जीन की क्या पोजीशन है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। और दूसरा कि अभी तक हमको कुछ तरीका पता चला कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद हमको ये पता चला कि फाउंड दैट द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज 25 to 30,000, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल जीन्स है वो कितने हैं,
30,000 जीन्स हैं, लेकिन बिफोर दी हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो इनका नंबर जो था वो कई गुना ज्यादा बताया गया था, जो अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद पता चला है। चलिए, तो इसके बाद हम देखें कि जो ह्यूमन जीनोम है, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या गोल है। इसका पहला गोल क्या है? नंबर ऑफ जीन्स को आइडेंटिफाई करना, नंबर ऑफ जीन को आइडेंटिफाई करना, नंबर ऑफ जीन को आइडेंटिफाई करना, कितना जीन्स है, 25 टू 30,000 जीन्स का जो है वो एक टोटल जीनोम के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट यह है कि द फंक्शन ऑफ ओवर 50% डिस्कवर्ड जीन इज अननोन। जो स्टडी कर ली गई जीन है उनमें से 50% जीन ऐसे हैं, 50% जीन ऐसे हैं जिनका फंक्शन पता ही नहीं है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो जो एचजीपी का जो फीचर है वो क्या है? पहला कि टोटल जीन्स को हमने आइडेंटिफाई किया, उनमें से 50% जीन ऐसे हैं जो अननोन हैं, लेकिन इनमें से कुछ जीन जो लेस देन 2% जीन हैं जो प्रोटीन को क्या करते हैं? कोड करते हैं। तो प्रोटीन को कोड करने वाले जीन्स कितने हैं? लेस देन 2%। आप समझ पा रहे हैं? लेस देन 2% ऐसे जीन हैं जो प्रोटीन को क्या करते हैं? कोड करते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात करें हम किसकी? दूसरी बात करें हम रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप द लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन। और हमारी बॉडी में जैसे हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था, वहां पर मैंने बताया था सैटेलाइट डीएनए के बारे में और वीएनटीआर के बारे में, एसटीआर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन जीनोम के अंदर कई सारा डीएनए ऐसा है जो रिपीटेटेड पॉइंट में प्रेजेंट है। एसटीआर की बात करें या वीएनटीआर की बात करें, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग की जो सेल में जीनोम होता है उसके अंदर कई सारा जो डीएनए होता है वो लार्ज पोर्शन में क्या होता है? रिपीटेड सीक्वेंस में होता है। देन बात करें हम किसकी? देन हम बात करें क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें तो आपने ऑलरेडी देखा होगा क्रोमोसोम नंबर 1 में कितने जीन से मोस्ट आईएमपी है, ये मोस्ट आईएमपी है, ये नीट के पॉइंट से कि क्रोमोसोम नंबर जो 1 होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 में 2968 क्या होते हैं? जीन होते हैं। जबकि वाई क्रोमोसोम में आप क्या देखेंगे? वाई क्रोमोसोम में आप देखेंगे कि जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम में आप देखेंगे कि कितने जीन है। वाई क्रोमोसोम में 231 जो हैं वो जीन प्रेजेंट है। तो यहां तक का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट है अप्रोक्स 1.4 million location on the DNA where single base pair difference occur in genome। सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एसएनपी का मतलब क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग व्यक्ति के अंदर जो डीएनए है उसके सिंगल नाइट्रोजिनस बेस के अंदर क्या होता है? चेंज होता है। ये चेंज होने के कारण क्या होता है? हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या है? अलग है। इसी को बोलते हैं एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को कहते हैं हम एसएनपी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो ह्यूमन जीनोम का जो टारगेट है वो टोटल जीन को आइडेंटिफाई करना, 50% जो जीन है वो अननोन है और 2% जो जीनोम है, 2% जो जीनोम है उनमें प्रोटीन को कोड करते हैं। और जो रिपीटेड डीएनए जो सीक्वेंस है, रिपीटेड जो डीएनए सीक्वेंस है वो लार्ज पोर्शन में प्रेजेंट है। और क्रोमोसोम नंबर जो 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 में जो जीन्स हैं 2968 जीन्स है। जबकि वाई क्रोमोसोम में कितना देखने को मिलेगा? 231 देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1.4 मिलियन लोकेशन डीएनए के अंदर प्रेजेंट हैं जो अलग अलग सिंगल बेस पेयर को रिप्रेजेंट करती है, एसएनपी को प्रेजेंट करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन की बात करें तो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन में बात करें तो हमको टोटल डीएनए का पता चल गया, उसकी सीक्वेंस को हमने टारगेट किया था, वो आइडेंटिफाई कर लिया। तो हम पर्टिकुलरली किसी डिसीज को हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया में एसएनपी आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल आरबीसी के अंदर सीटीसी और जीएजी का सीक्वेंस होता है, लेकिन ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड के पॉइंट से देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाता है? चेंज होता है। तो सी ए की जगह क्या हो जाता है? 80 हो जाता है, जिसके कारण ये आरबीसी डिफेक्टिव हो जाती है और इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसी कंडीशन में क्या हो रहा है?
with the help of genomic sequence, the analyze the change in base pair allow the doctors to identify disease। तो इस तरह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से हम कई सारी बीमारियां जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, स्टडी द कैंसरस सेल। एक नॉर्मल सेल जो होती है उस नॉर्मल सेल की डीएनए सीक्वेंस क्या है, और दूसरी बात वही सीक्वेंस जो कैंसर सेल है उसके अंदर डीएनए के अंदर क्या चेंजेस हो गया है, इन दोनों का हम कंपैरिजन करके हम क्या स्टडी कर सकते हैं। वी कैन स्टडी आइडेंटिफाई द जेनेटिक सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसरल सेल ग्रोथ एंड नॉर्मल सेल ग्रोथ। तो ये हम आइडेंटिफाई करके भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आने वाले समय में या प्रेजेंट सिनेरियो में कैंसर का नॉर्मल सेल से कितना डिफरेंस होता है, क्या होता है। ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक एप्लीकेशन होता है। चले, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड फोरेंसिक साइंस के अंदर भी हमने देखा था कि रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का क्या यूटिलाइज है, और फोरेंसिक साइंस जो है कैसे एक व्यक्ति जो सस्पेक्ट है या किसी व्यक्ति पर डाउट है वो अपराधी है या नहीं है, उस व्यक्ति का डीएनए सीक्वेंस हम जो सैंपल डीएनए हमको एट अ पॉइंट पर मिला होगा उसके साथ हम कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहा है, वो अपराधी है या कोई किसी तरह का केस में इन्वॉल्व है, वो भी हम इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, आपको यहां तक का कंसेप्ट जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का समझ में आया होगा। और आज आज जो है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टोटली जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इन लेक्चर को बार बार देखना है और आपके जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करना है और पुराने साल के जो क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा है, जिसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से पूछे जाते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। नए लेक्चर में मिलेंगे नई शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।